नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के दास वंश के पश्चात खिलजी वंश के बारे में अपना व्याख्यान दूंगी। उससे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि खिलजी क्रांति किसे कहते हैं और उसके पश्चात जलालुद्दीन का किस तरह से उत्थान हुआ और जलालुद्दीन के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो सबसे पहले हमें तो ये जानने की आवश्यकता है कि खिलजी कौन थे। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि खिलजी अफगानी थे और खल्ज नामक ग्राम के निवासी थे। इन इतिहासकारों का मानना है कि बलबन के समय में अमीरों के दो दल थे। एक दल तुर्की अमीरों का था और दूसरा खिलजी मलिकों का था। तुर्की अमीर खिलजी अमीरों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे खिलजियों को अफगान समझते थे। खिलजियों का चरित्र, वेशभूषा और रहन सहन भी तुर्कों से अलग था। इसके विपरीत वुल्जले हेग और डॉक्टर के.एस. लाल आदि अनेक विद्वान खिलजियों को तुर्क ही मानते हैं। इन विद्वानों का मानना है कि खिलजी मूलतः तुर्क थे, किंतु लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने अफगानिस्तान के रहन सहन और रीति रिवाजों को अपना लिया था। इसलिए दिल्ली के तुर्क इन्हें अलग समझते हुए नापसंद करते थे। बलबन ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र मुहम्मद के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु फखरुद्दीन, जो कि दिल्ली के कोतवाल के पद पर था, कि उसने षड्यंत्रों के कारण कै खुसरो को तो मुल्तान भेज दिया था और बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया था। कहा जाता है कि कैकुबाद जो था वो सुंदर भी था, सुसभ्य, उदार, शिक्षित, शस्त्र चलाने में निपुण था, किंतु उसकी युवावस्था जो थी वो उसके सबसे बड़ी शत्रु थी। डॉक्टर के.एस. लाल कहते हैं कि बलबन के द्वारा स्थापित कुशल प्रशासन तंत्र बिखर गया और लोगों के हृदय में प्रभुसत्ता का भय, गुप्तचरों का आतंक, शासक के प्रति भक्ति जाती रही। इस अवस्था का लाभ उठाकर वकील ए दर निजामुद्दीन ने सुल्तान को भड़काकर कै खुसरो का तो वध करवा दिया और कैकुबाद के विलासमय जीवन और निजामुद्दीन का जब बढ़ता हुआ प्रभाव की सूचना बुगरा खां के पास पहुंची तो उसने निजामुद्दीन को मुल्तान जाकर प्रशासन कार्य संभालने की आज्ञा दी और उसके विलंब करने पर उसकी हत्या करवा दी। लेकिन फिर भी जो सुल्तान था वह मदिरापान में डूबा रहा। इस समय आप कहते हैं जलालुद्दीन का उत्थान किस तरह से हुआ कि सुल्तान ने इसे युद्ध मंत्री नियुक्त किया था, बरन की जागीर दी थी, शाइस्ता खां की पदवी दी थी। सुल्तान के पक्षाघात होने के कारण दिल्ली का अमीर वर्ग जो था वो दो भागों में बट गया। तुर्की दल के नेता एतमार कच्छन और एतमार सुरखा थे और दूसरे दल का नेता जलालुद्दीन खिलजी था। कैकुबाद के एक शिशु पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शमसुद्दीन की पदवी दी गई और खिलजी को उसका नायब बनाया गया। खिलजी के विरुद्ध असफल षड्यंत्र। खिलजी ने दिल्ली छोड़कर बहारपुर में रहना शुरू किया। शीशु सुल्तान और फखरुद्दीन के पुत्रों को कैद कर बहारपुर ले जाया गया। कहा जाता है कि जलालुद्दीन के आदेश से तरकेश नामक व्यक्ति ने कैकुबाद को एक दरी में लपेटकर यमुना नदी में फरवरी 1290 ईस्वी में फेंक दिया था। खिलजी ने शमसुद्दीन को गद्दी पर बैठाकर वजीर का कार्य भी संभाला और 13 जून 1290 को कैकुबाद के महल में स्वयं को शासक घोषित कर शमसुद्दीन को कारागार में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बर्नी लिखते हैं कि दिल्ली उच्च श्रेणी और संपन्न लोगों से भरपूर थी, किंतु बधाई की किसी ध्वनि ने जलालुद्दीन के राज्यारोहण का स्वागत नहीं किया था। खल्ज जो है अफगानिस्तान में हेलमंड नदी के दोनों ओर स्थित भूमि का नाम है। उस प्रदेश के निवासियों को ही खिलजी कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी का शासन 1290 से 96 ईस्वी तक रहा। दिल्ली की जनता के विरोध के कारण जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं कराकर वरन उसके निकट किलूधरी के महल में कराया। खिलजी ने बलबन के संबंधियों और तुर्की सरदारों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें उनके पदों पर ही रहने दिया। फखरुद्दीन को दिल्ली के कोतवाल के पद पर, मलिक छज्जू को कड़ा और मानिकपुर के शासक के पद पर ही रहने दिया। दिल्ली की जनता का विरोध धीरे धीरे समाप्त होने लगा। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे कहते हैं कि मैं बलबन जैसे शासक के सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ। यदि एतमार कच्छन और सुरखा ने मुझे विवश न कर दिया होता तो मैं कभी राजपद प्राप्त करने की लालसा नहीं करता। यह कहते कहते जलालुद्दीन खिलजी की
अश्रुधारा बड़ी ही वेग से बह चली और उसने पगड़ी उतारकर अपनी आंखों को ढक लिया। सुल्तान की इस विनम्रता, सरलता और भावुकता से दिल्ली के लोग बहुत ही प्रभावित हुए। यहाँ ये कहा जाता है कि जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने जनता का दिल जीत लिया। वो ये कह रहा है कि जिन्होंने मेरे विरुद्ध संघर्ष किया या षड्यंत्र रचा, मैं उनको भी इसलिए माफ़ करता हूँ क्योंकि वो बलबन के पक्षधर थे और उन्होंने अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति का प्रदर्शन किया। उसकी नीति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पता लगता है कि वह मानव प्रकृति के पाश्विक अंग का कठोरता के साथ दमन करने के स्थान पर उसके मानवीय और दैवी अंग को प्रोत्साहित करना चाहता था। दंड के स्थान पर वह क्षमा करना चाहता था। उसके समय में जैसे मलिक छज्जू ने विद्रोह किया 1290 ईस्वी में, तब खिलजी ने अपने पुत्र अरकली खां को काली नदी पार कर छज्जू को परास्त करने के लिए भेजा। अब कहते हैं कि अरकली खां ने उसकी बहुत ही स्थिति को गंभीर कर दिया था और उस दयनीय दशा को देखकर जलालुद्दीन खिलजी बड़ा ही दुखी हुआ और उसने मलिक छज्जू को बहुत ही अच्छे से कहते हैं नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर उसे माफ़ कर दिया। इस समय अब जब उसका पुत्र है वह विद्रोह कर रहा है या वह इस बात के लिए सुल्तान के पक्ष में नहीं है कि पिताजी ने यह कार्य अच्छा नहीं किया, और न ही अमीर इसके पक्ष में है कि जो विद्रोह करता है उसको दंड देना आवश्यक है। यह शासक और शासन के लिए सही नहीं है जो कि शासक इस तरह की नीति अपना रहा है। अमीरों के षड्यंत्र होने लगे। कहा जाता है कि शराब की दावत के अवसर पर कुछ सरदारों ने कहा था कि वे वृद्ध सुल्तान का वध करके मलिक ताजुद्दीन कोची को सिंहासन पर बैठाएंगे। तब सुल्तान ने उन्हें मुकाबला करने की चुनौती दी। क्यों? क्योंकि उस समय सुल्तान को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उस समय सबने ये कहा कि नहीं जी, आपको गलत सूचना मिली है और जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है उनको सामने लाया जाए। उन्होंने माफ़ी मांग ली तो सुल्तान ने उन्हें माफ़ कर दिया। सीदी मौला का षड्यंत्र। इसके अनुयायियों में कहा जाता है कि सुल्तान का बड़ा पुत्र खाना भी सम्मिलित था। षड्यंत्र के अनुसार क्या निर्णय किया गया था कि शुक्रवार को नमाज पढ़ते समय जलालुद्दीन की हत्या करने और सीदी को खलीफा घोषित करने की योजना का जब एक विश्वासघाती षड्यंत्रकारी द्वारा सुल्तान को पता लगा, तब अपराध स्वीकार न किए जाने पर सीदी मौला को कहा जाता है सुल्तान ने पहली बार सजा दी और हाथी के पैर तले कुचलवा दिया गया। उसके समय में अभियान जो थे वो 1291 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। कहते हैं भतीजे ने अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन सुल्तान ने कहा कि वह मुसलमान सैनिकों के जीवन के मूल्य पर किले को जीतने को तैयार नहीं है। वह मुसलमान के एक बाल को भी ऐसे 10 किलों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानता है। रणथंभौर का शासक इस समय हमीर था और जहीं पर उसने आक्रमण किया था और आसपास के गांवों को उसने जीता था। मंगोल आक्रमण भी इसके समय में 1290 और 92 ईस्वी में हुए थे। सुल्तान ने कहा कि अब्दुल्ला ने कहते हैं कि बाद में सुल्तान से संधि कर ली थी, लेकिन चंगेज के वंशज उलुगु खां के साथ 4000 मंगोलों ने भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। सुल्तान ने उलुगु खां के साथ अपनी कन्या का भी विवाह कर दिया था। इस तरह से मंगोल आक्रमण से भी अपने राज्य को, अपने शासन को उसने शांति दिला दी थी। 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि उसका भतीजा था, भिलसा पर आक्रमण किया था। भिलसा पर उसने विजय प्राप्त करी और आरिज़े मुमालिक का पद इसने प्राप्त किया और कड़ा के साथ अवध की भी सूबेदारी इसको दी गई। देवगिरी विजय उसने 1296 ईस्वी में करी। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बिना आज्ञा मांगे ही देवगिरी पर शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण कर दिया था और सिंहन देव ने संधि की शर्तों को जब नहीं माना तो देवगिरी पर उसने आक्रमण करके उस पर विजय हासिल करी। इस समय कहते हैं कि एलिचपुर के वार्षिक आय प्रतिवर्ष भेजने की भी उसने शर्त रखी थी। यहाँ अब कहते हैं कि अलाउद्दीन के पत्रों से पता चलता है कि उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को पत्र लिख के माफ़ी मांगी कि मैंने आपकी आज्ञा के बिना ही देवगिरी पर आक्रमण किया, वहाँ से जो धन प्राप्त हुआ है मैं वहाँ आपको पूरा का पूरा लौटा दूंगा। बस केवल मेरा इतना सा कहना मान लीजिए कि मैं आपको कड़ा की ओर बुला रहा हूँ,
आप अपने सभी साथियों को पीछे छोड़कर मेरे यहाँ आइए और मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। जलालुद्दीन का कड़ा की ओर प्रस्थान और जलालुद्दीन की हत्या 20 जुलाई 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन ने अपने भाई अल्मास बेग को कहा था कि वे सुल्तान को कहे कि वे अपने अनुचरों को पीछे छोड़ दे और शस्त्र भी उतार दे। अलाउद्दीन के संकेत पर मोहम्मद सलीम ने कहते हैं तलवार से सुल्तान पर वार किया और इख्तियाजुरुद्दीन हुद ने वार करके सुल्तान का सिर काट दिया। इस समय कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी को उसके कई अमीरों ने बहुत अच्छे से समझाया था कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सोच है, जो उसका एम दिख रहा है, वो सही नहीं दिख रहा है, उसकी नीयत सही नहीं है। आप अपने अनुचरों को पीछे छोड़कर मत जाइए। जब अलाउद्दीन खिलजी ये कह रहा है कि आपके पास तलवार शस्त्र किसी तरह का भी ना हो क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे आप गले लगा के मुझे माफ़ कर दो, तब जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की बातों में आ गया और उसने अलाउद्दीन खिलजी की हर बात को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन से उसने हाथ धो लिया। धन्यवाद।